नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे जनवरी 1977 में अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1976 के चुनाव में राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को हराया। 2002 में उनके मानवीय कार्यों के लिए जिमी कार्टर को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा वे अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति भी बने। उनकी मुख्य पुस्तकों में फिलिस्तीन, पीस नॉट अपार्थाइड और फेथ अ जर्नी फॉर ऑल शामिल है। काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर महिला बन गई हैं। इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। 17 वर्षीय काम्या ने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रूज यूरोप, माउंट कैसियस जोको ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका और माउंट एवरेस्ट एशिया तथा माउंट विंसेंट अंटार्कटिका पर चढ़ाई की। 24 दिसंबर को उन्होंने अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका में माउंट विंसेंट की चोटी पर पहुंचकर 7 समिट्स चैलेंज पूरा किया। आपको बता दें, उन्हें 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। यूरोपीय संघ ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे एक ही प्रकार के चार्जर USB-C से चार्ज होंगे। इस कदम का उद्देश्य लागत को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को घटाना है। अब सभी नए डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, कैमरे, हेडफोन और स्पीकर EU में USB-C पोर्ट के साथ ही बेचे जाएंगे। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को नया चार्जर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे चार्जर्स का इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम होगा। इस कानून को 2022 में मंजूरी मिली थी और अधिकांश कंपनियां इसे अपना भी चुकी हैं। हालांकि एप्पल ने शुरुआत में इसका विरोध किया था। वहीं लैपटॉप निर्माताओं को इसके लिए 2026 तक का समय दिया गया है। इस नियम से प्रति वर्ष कम से कम 200 मिलियन यूरो की बचत होने और प्रति वर्ष 1000 टन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरे में कमी आने की उम्मीद है। भारतीय सेना का 334 सदस्यीय दल 18वें सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए नेपाल के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक नेपाल में आयोजित होगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स द्वारा किया जा रहा है, जबकि श्रीजंग बटालियन नेपाली सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व करेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास का मकसद जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान और मानवीय सहायता तथा आपदा में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही इस अभ्यास के दौरान ऑपरेशनल तैयारी, चिकित्सा प्रशिक्षण, एविएशन और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में स्वर यानी स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह नागरिकों के लिए एक नई सुविधा है जो भाषाई समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी। इसे मुख्यमंत्री कार्यालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की टीम ने मिलकर विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म में स्पीच टू टेक्स्ट जैसे फीचर्स हैं, जिससे नागरिक अब अपना संदेश बोलकर भेज सकते हैं। स्वर प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। इससे नागरिक आसानी से अपनी समस्याएं और आवेदन भेज सकेंगे। चीन ने CR-450 नामक एक नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाया है, जिसने टेस्ट रन में 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। यह ट्रेन CR-400 ट्रेन से तेज है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। CR-450 ट्रेन ने परीक्षणों में ऑपरेशनल स्पीड, ऊर्जा दक्षता, शोर स्तर और ब्रेकिंग दूरी जैसे मानकों को पूरा किया है। इसमें 4000 से अधिक सेंसर और उन्नत आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम है। आपको बता दें, चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क करीब 46,000 किलोमीटर से ज्यादा फैल चुका है और CR-450 के आने से शहरों के बीच यात्रा समय में कमी आएगी। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान बिजली उत्पादन के लिए अपना सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनाने जा रहा है। खबर है कि देश की परमाणु ऊर्जा नियामक एजेंसी ने इसके लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। पाकिस्तान परमाणु नियामक प्राधिकरण यानी PNRA ने चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई 5 यानी C5 के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किया है। 1200 मेगावाट क्षमता के साथ यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनेगा। मिस्र ने हाल ही में बताया कि उसने स्वेज नहर के दक्षिणी हिस्से में 10 किलोमीटर लंबे नए चैनल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान 2 जहाजों ने बिना किसी समस्या के नए हिस्से से यात्रा की। इस मार्ग पर शिपिंग पर जलधारा के प्रभाव को कम करने और जलमार्ग की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नया विस्तार नहर की क्षमता में 6 से 8 जहाजों का और इजाफा करेगा, जिससे इसका महत्व बढ़ जाएगा।
वहीं नवीनतम विस्तार से सुएज नहर के दो तरफ के हिस्से की कुल लंबाई 72 किलोमीटर से बढ़कर 82 किलोमीटर हो गई है, जिससे यह नहर अब 193 किलोमीटर लंबी हो गई है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यह जलमार्ग विश्व के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत सेवडालिंका को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। इसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है। यह गीत 16वीं शताब्दी का है और यह दक्षिण स्लाविक की मौखिक कविता और ऑटोमन संगीत से मिलकर बना होता है, जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना में अधिक लोकप्रिय है। सेवडालिंका की प्रस्तुतियों में पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ल्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। इस गीत को पारिवारिक समारोहों में पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया और गाया जाता है। दक्षिण स्लाविक एक जातीय और भाषाई समूह को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में निवास करते हैं। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य के किनारे के क्षेत्रों में मानव प्राणी संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने एंटी डेप्रेडेशन स्क्वाड्स गठित किए हैं। इन स्क्वाड्स का मकसद किसानों की फसलों को बचाना और जंगली जानवरों द्वारा होने वाली जान माल के नुकसान को कम करना है। इन स्क्वाड्स के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें उन्हें हाथी, गैंडे, जंगली सुअर, भैंस और सियार जैसे जानवरों से बचाव के तरीके सिखाए गए। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य गुवाहाटी, असम के पूर्वी क्षेत्र में है और इसे 1971 में आरक्षित वन तथा 1998 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य में राजमायोंग रिजर्व फॉरेस्ट और पोवितोरा रिजर्व फॉरेस्ट शामिल है। ध्रुव एनजी पिछले कुछ समय से खबरों में है। यह 5.5 टन वजन वाला एक मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जो दिन और रात दोनों में ऑपरेट किया जा सकता है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित किया गया है। यह 2 स्वदेशी शक्ति इंजनों से संचालित होता है और इसमें ONGC के ऑफशोर ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए AS4 यानी एप्लीकेबिलिटी स्टेटमेंट अनुकूल सिस्टम भी लगाए गए हैं। दरअसल ONGC ने पवन हंस लिमिटेड को 4 हेलीकॉप्टरों के लिए ठेका दिया था। इन हेलीकॉप्टरों का अधिकतम वजन 7000 किलोग्राम और न्यूनतम 11 सीटें तथा पायलट के लिए 2 अतिरिक्त सीटों के साथ व्यवस्था थी। यह ONGC के संचालन में 10 साल तक काम करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने समुद्र के ऊपर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। 37 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 77 मीटर लंबे ग्लास ब्रिज से पर्यटक दोनों स्थलों के बीच आसानी से चल सकते हैं और साथ ही समुद्री दृश्य भी देख सकते हैं। इसका उद्घाटन तिरुवल्लुवर प्रतिमा की स्थापना के रजत जयंती समारोह के दौरान किया गया, जिसका उद्घाटन 1 जनवरी 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री M करुणानिधि द्वारा किया गया था। तिरुवल्लुवर प्रतिमा 133 फीट ऊंची है, जो तिरुकुरल के 133 अध्यायों का प्रतीक है। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर KS मणिलाल का 1 जनवरी 2025 को केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। डॉक्टर मणिलाल ने 35 साल तक हॉर्टस मालाबारिकस नाम के 17वीं सदी के एक वनस्पति ग्रंथ पर काम किया, जो केरल के औषधीय पौधों का दस्तावेज है। उन्होंने इस ग्रंथ के अंग्रेजी और मलयालम संस्करण को भी प्रकाशित किया और इसे नया जीवन दिया। अपने करियर में उन्होंने 200 से अधिक शोध पत्र लिखे और 19 नई पौधों की प्रजातियों की खोज की। उनके योगदान के लिए 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। पहले लोकपाल दिवस को मनाए जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल भारत में हर साल 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि 16 जनवरी 2014 को लोकपाल अधिसूचना जारी की गई थी। इस मौके पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना होंगे। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी और अन्य लोग भी शामिल होंगे। लोकपाल की संरचना की बात करें तो इसमें 1 अध्यक्ष और 8 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। वर्तमान लोकपाल में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए तक होता है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति AM खानविलकर द्वारा की जा रही है, जबकि सबसे पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष रहे हैं। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को 3 प्रमुख युद्धपोतों को शामिल करने जा रही है। इसमें INS नीलगिरी, सूरत और वागशीर के नाम शामिल हैं, जो क्रमशः प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट, प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर और स्कॉर्पियन क्लास
पनडुब्बी से संबंधित हैं। ये सभी मझगांव डॉक मुंबई में बनाए गए हैं। नीलगिरी और सूरत आधुनिक तकनीक से लैस हैं और कई प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने में सक्षम हैं। वहीं वागशीर पनडुब्बी दुनिया की सबसे साइलेंट और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है, जो अलग अलग तरह के मिशनों को अंजाम दे सकती है। इन जहाजों का कमीशन भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण में प्रगति को दर्शाता है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मैग्नीशियम निर्माण के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रक्रिया या विधि का नाम स्ट्रेन इंटीग्रेटेड गैस इन्फ्यूजन है। यह प्रक्रिया मैग्नीशियम कास्टिंग की मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस यानी संक्षारण प्रतिरोध को बेहतर बनाती है, साथ ही निर्माण समय और लागत को कम करती है। इस प्रक्रिया ने मैग्नीशियम मिश्र धातु की ताकत में 2 गुना, फ्लेक्सिबिलिटी में 3 गुना और मैग्नीशियम के नष्ट न होने में सुधार किया है। आईआईटी मद्रास की खोज के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैग्नीशियम पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। शोधकर्ता अब अन्य हल्के पदार्थों और कंपोजिट्स में लागू करने पर काम कर रहे हैं। भारत ने वनुआतू को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए $5 लाख की सहायता दी है। पिछले महीने वनुआतू के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। इससे भारी तबाही मची और जनहानि हुई। वनुआतू FIPIC यानी फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तहत भारत का करीबी मित्र और भागीदार देश है। FIPIC एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसे 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच सहयोग के लिए विकसित किया गया था। वनुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में है। यह एक संप्रभु द्वीप राष्ट्र और एक मेलानेशियाई द्वीप समूह है जिसमें करीब 83 बड़े और छोटे द्वीप शामिल हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन GDP से जोड़ रहा है। इसका मकसद वनों के पर्यावरणीय योगदान जैसे स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन को समझना है। राज्य का वन क्षेत्र लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% है और ये वन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेंदुपत्तियां, शहद, औषधीय पौधे जैसे उत्पाद प्रदान करते हैं। इस योजना से छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देकर नीतियां बनाएगा और बजट नियोजन में सुधार करेगा। गुजरात सरकार जामनगर के मरीन नेशनल पार्क और सेंचुरी में तटीय और जलीय पक्षियों की गणना करने जा रही है। यह भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की गणना है जो 3 से 5 जनवरी तक कराई जाएगी। इस गणना को राज्य वन विभाग और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। गुजरात में स्थित मरीन नेशनल पार्क और सेंचुरी भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह लगभग 458 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह संरक्षित क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है, इसलिए इस क्षेत्र में पक्षियों की विविधता ज्यादा पाई जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में UDISE+ यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में विद्यार्थियों के नामांकन में पिछले सालों की तुलना में 1 करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। छात्रों के नामांकन में 4.87% और छात्राओं के नामांकन में 4.48% की गिरावट आई। यह गिरावट बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखी गई। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो देश के केवल 57.2% स्कूलों में ही कंप्यूटर काम करने की हालत में है और इंटरनेट की सुविधा केवल 53.9% स्कूलों में उपलब्ध है। इसी तरह देश के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 52.3% स्कूलों में रेलिंग वाली रैंप लगी हुई है। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में वर्णित पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में एक एथनो बोटेनिकल गार्डन विकसित किया। इस गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं, जैसे खैर, बरगद, पीपल, ढाक इत्यादि। महाभारत में वन पर्व या अरण्य पर्व के अंतर्गत पेड़ लगाने, जलाशय लगाने और बाघों की रक्षा करने के महत्व का उल्लेख है। इससे पहले राज्य वन विभाग ने हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी बनाई थी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और महाभारत की शिक्षाओं को जोड़ने की एक अनूठी कोशिश है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के भूजल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। यह रिपोर्ट भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाने वाली पहली रिपोर्ट है जो डेटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित करती है। रिपोर्ट के अनुसार 440 जिलों में भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट प्रदूषण पाया गया और यह प्रदूषण राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु के जिलों में सबसे ज्यादा था। इसके अलावा 9.04% नमूनों में फ्लोराइड का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक था, जबकि 3.55% में आर्सेनिक संदूषण दिखा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सभी नमूने सुरक्षित सीमा के भीतर पाए गए।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।